Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 5, continuation of electromagnetic induction chapter. Today we are going to discuss about very important topic, motional EMF. या क्वेश्चन फॉर्म में अगर आता है तो होगा EMF induced across the ends of a conductor moving in perpendicular magnetic field. मतलब एक कंडक्टर है जिसको अगर आप मूव कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मतलब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और इन मैग्नेटिक फील्ड देन EMF is induced. बट उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है वो हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मुझे सबसे पहले एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस करना है, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है पहले वो हम समझ लेते हैं. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का हम यूज क्यों करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज हम तब करते हैं जब आपको ना डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करना होता है या जब करंट प्रोड्यूस होता है. तो जैसा कि ना एक होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने क्या होगा. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या था कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट. क्लियर. और उसके बाद इस केस में कैसा है, यहां पे कंडीशन अलग है. यहां पे क्या होता है कि जब ना आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हो. इन दिस केस वी आर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड एंड देन वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक करंट. बट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उसके लिए हमें ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट. मतलब उसमें आपको ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता होगा, आपको डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है. तो आप क्या करोगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करोगे. तो सबसे पहला पॉइंट है आपको क्या करना राइट हैंड में, तो आपको क्या करना, वी स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड. या स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड such that they are mutually perpendicular to each other. वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. ठीक है, तो कब किसका क्या होगा वो पॉइंट में मैं आ जाता हूं. उससे पहले एक छोटी सी और बात है, इनको याद करने का टेक्निक है FBI. थंब को F, इसको B और इसको I कंसिडर करेंगे. तो मैं यहां पे उस पॉइंट के हिसाब से ले लेता हूं तो बेटर होगा. यहां मैंने टर्म ले लिया F और ये हो गया B और ये हो गया I. जो F होगा ना किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को. जो बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को. ठीक है, और जो आई किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को. क्लियर. तो अब जो आपने समझा है अभी तक, जो मैंने अभी जो टेक्निक बताई थी कि FBI के हिसाब से देखो ना, FBI, तो F स्टैंड्स फॉर व्हाट, थंब, एंड B स्टैंड्स फॉर फोर फिंगर एंड I स्टैंड्स फॉर दिस मिडिल फिंगर और सेकेंड फिंगर यू कैन से. सो जो फोर्स है वो स्टैंड हो रहा है थंब के लिए. ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड हो दैट इज स्टैंडिंग फॉर फोर फिंगर. ठीक है, फोर फिंगर. और जो लास्ट पॉइंट है करंट, वो किसके लिए स्टैंड हो रहा है, दैट इज स्टैंडिंग फॉर मिडिल फिंगर और यू कैन से सेकेंड फिंगर. ठीक है, मिडिल और सेकेंड फिंगर. ठीक है. सो अब अगर इस पॉइंट को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट क्या वो देख लेते हैं. सो स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो देखो ये इसको परपेंडिकुलर है बराबर. ठीक है, और इफ यू वांट टू सी तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ऐसे. क्लियर. और उसके बाद अगर आपको लेना है तो यहाँ पे ये मिडिल फिंगर और थंब आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दैट वे. सो अब कंडीशन क्या होता है कि बोल रहे इफ स्ट्रेच इन सच अ वे ऑफ योर स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड in such a way or such that they are mutually perpendicular to each other if four finger points in the direction of magnetic field, if four finger points in the direction of magnetic field and thumb is in the direction of force, thumb is in the direction of force, then what will happen, then the middle finger or second finger will be in the direction of electric current flowing. सो कंडक्टर जो करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्शन में होगा. एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर F होगा, मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग ऑन दैट विल बी B, और ये क्या होगा, I क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा. सो इस तरीके से आप क्या करोगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करके आप डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकते हो. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि आज हमको ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा जो अभी हम डेरिवेशन करेंगे उसके लिए. क्योंकि इससे हम करंट को इंड्यूस करेंगे, है ना. वहां पे देखो ना EMF इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर में आप EMF तो इंड्यूस करोगे बट करंट को इंड्यूस करना है तो कैसे, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा तो फिर करंट भी मिलेगा ना आपको. तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने क्या किया, एक फ्रेम है, फ्रेम इज PQRS.
जिसमें ना PQ इज अ मूवेबल, है ना, जो PQ है ये मूवेबल है, ठीक है, इसको आप मूव कर सकते हो, क्लियर। अब क्या होता है, हमने इसको रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वी हैव केप्ट इट इन मैग्नेटिक फील्ड। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रख दिया है, सो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यहां पे भी क्रॉस दे देता हूं, वैसे तो सेगमेंट के ऊपर क्रॉस देना करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो एक हिसाब से अगर आपको देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड में इस सिस्टम को क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर। अब ये जो फ्रेम है ना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है ना ये, अच्छा इसमें से भी क्या होगा, जो फ्रेम का ये जो साइड वाला पार्ट है इसकी वैल्यू है L, सो ये जो फ्रेम का लेंथ है वो L हो गया, करेक्ट। ये जो पार्ट है ना ये क्या होगा, आप इसको मूव करके आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो देखो सिंपल सी बात है ना, जो समझने वाली बात इसमें है कि जो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला था, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू B, मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी A, व्हाट इज द A इज द एरिया ना, ये जो पर्टिकुलर फ्रेम दिख रहा है ना, जो पार्ट, ये जो ओपन पार्ट है इसको हम एरिया लेंगे, तो वो A हो गया, A इंटू व्हाट, cos थीटा, ठीक है। तो हम थीटा के ऊपर देख लेते हैं थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा इस केस में, सो समझो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, एरिया वेक्टर इज आल्सो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, करेक्ट। आउटसाइड में हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हम लेंगे, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 ले लेंगे हम वहां पे, ठीक है। और इसमें से क्या होगा कि थीटा का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे B बचा और यहाँ पे A बचा है, तो अब बोल रहे हैं B की वैल्यू ये कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उसमें वेरी क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है एरिया, कैसे कि जब आप ना यहाँ पे लेंथ L हो गया, यहाँ पे ये इतना पार्ट से फ्लक्स एंटर हो रहा है, अब जब उसको ऐसे लेके जाओगे तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि एरिया डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एक ही फैक्टर जो उसको फ्लक्स को कंट्रोल करेगा, दैट इज एरिया, एरिया विल डिक्रीज, फ्लक्स विल डिक्रीज, बिकॉज cos थीटा से कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू तो फिक्स हो गया ना, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, एरिया वेक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो cos 0 क्या होगा, 1 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, तो सिर्फ एरिया ही है जो इसको क्या करेगा, फ्लक्स को चेंज करेगा, ठीक है। सो अब इस पॉइंट को हमें ना याद रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इन्होंने क्या बताया कि इस कंडीशन में क्या करेगा ना, ये जो है ना कॉइल का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है PQ सेगमेंट को हम ना इस साइड में मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। वी विल मूव ऑन लेफ्ट हैंड साइड, आप इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव करोगे, ठीक है, v वेलोसिटी से यू आर गोइंग टू मूव। और आप इमेजिन करो कि जब हम स्टडी कर रहे हैं ना उस टाइम पे जो ना यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है वो x डिस्टेंस पे होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने समझा कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, क्लियर। अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, phi इज इक्वल टू मिलेगा B A cos थीटा। अब जो हमने बात समझ में आई हमको, थीटा का वैल्यू क्या है, वह थीटा इज व्हाट, 0, तो थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा विल बी 1। सो अब जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, क्लियर। अब प्रॉब्लम कैसा है कि एरिया का वैल्यू क्या होगा, द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, द मोमेंट यू आर लाइक ना अभी कितना होगा फ्लक्स इसका एरिया, तो ये phi इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा B हो गया, दिस इज व्हाट L एंड दिस इज व्हाट X। अगर आपको मेंशन करना तो आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे एरिया रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना, L इंटू एक्स, करेक्ट, ये लेंथ हो गया और x हो गया, इसके अंदर से फ्लक्स क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। और अब समझने वाली बात क्या होगा, इसको आपने ले लिया है इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब ये क्या बोल रहे हैं ना, मोशनल ईएमएफ यूजिंग फैराडे लॉ, है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग फैराडे लॉ, ठीक है, यूजिंग फैराडे लॉ। फैराडे लॉ होगा तो क्या करेंगे, या हो सकता है ये ना लेंज लॉ से पूछे, तो दोनों में छोटा सा फर्क है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले मैं फैराडे लॉ से बता देता हूं, फैराडे लॉ से बता, फिर लेंज लॉ से हम करेंगे। सो ये क्या हो गया, phi का वैल्यू मिलेगा आपको। अब आपको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस, तो पहले मैथमेटिकल पार्ट बता देता हूं, फिर हम टेक्निकल पार्ट पे आ जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ के हिसाब से क्या है, ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होता है, देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ होगा ये डी बाई डी टी हो गया, क्लियर। यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B हो गया, लेंथ का वैल्यू L हो गया और ये x हो गया। इसमें से कौन कौन से पैरामीटर कांस्टेंट हो गए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, एज यू कैन सी ये लेंथ भी कांस्टेंट होगा, करेक्ट। सिर्फ ये जो x की वैल्यू है यही वैरी हो सकता है, तो जो वैल्यू होता है सिर्फ उसी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो dx बाई dt। तो अब अगर आपको पता होगा ना, वेलोसिटी इज व्हाट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो स्पीड देगा वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, देयरफॉर मोड ऑफ ईएमएफ क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा B इंटू एल इंटू वी। तो अगर मुझे ना मैग्नेटिक फील्ड पता होगा और लेंथ ऑफ रॉड पता होगा और कौन सा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैं उसके ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो बता सकता हूं। इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है कि बी एल एंड वी ऑल शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वो ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हो तो इस पॉइंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब अगर मान लो यही चीज ना इन्होंने यूज किया होता किसके हिसाब से, लेंज लॉ के हिसाब से किया होता, तो क्या होता, लेंज लॉ के हिसाब से, है ना। क्या है, पूरी स्टोरी वैसी की वैसी है। आप यहां तक तो पूरा ऐसे याद हो, क्वेश्चन नंबर 1 तक कोई वेरिएशन नहीं है, यहां तक ना वैसे ही है। तभी आप मेंशन करते हो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के हिसाब से क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना वो क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। क्लियर। इसको अगर मुझे लेना है तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। मतलब यहां तक पूरा सेम है, फिर अगर लेंज लॉ है तो ये पर्टिकुलर पार्ट को आप इंट्रोड्यूस कर दोगे। तो ये हो गया ईएमएफ, आप पुट करते हो ना, फिर आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट में मैंने मेंशन करना था, आप मेंशन कर सकते थे कि पुट 1 इन 2। हमने 5 की वैल्यू यहां से यहां पे पुट किया है, फिर बी और एल को कांस्टेंट लेके बाहर निकाला था। सेम चीज यहाँ पे भी होगा। हमने क्या किया है, पुट किया है, इसको पुट किया है, 1 को इन 2। चलो इसको भी 2 ही ले लेता हूं मैं, है ना, क्योंकि मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो ये 2 ही होगा ना। या तो मुझे फैराडेज लॉ से करना होगा या मुझे लेंज लॉ से करना होगा। तो मैं लेंज लॉ से करूंगा तो ये क्वेश्चन 1 आएगा, उसका फैराडेज लॉ मैंने यूज कर दिया या लेंज लॉ यूज कर दिया, फैराडेज लॉ हमने ऑलरेडी कर लिया। तो लेंज लॉ अगर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आप 1 की वैल्यू को 2 में आपने पुट कर दिया, तो ये होगा ईएमएफ इज इक्वल टू एक होगा माइनस डी बाई डी टी हो गया, जहां पे क्या होगा बी एल और ये इंटू एक्स हो गया। तो इसमें से क्या होगा, माइनस होगा, बी को हमने बाहर लिया, एल को बाहर ले लिया, और ये क्या होगा डी एक्स बाई डी टी होगा। क्लियर। देखो अभी ना जो लेंज लॉ है ना, इट इज वेरी कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन। डायरेक्शन का बहुत ज्यादा कंसर्न होता है इसमें। डायरेक्शन का कंसर्न इन द सेंस कि क्या होता है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अभी ना समझो PQ किधर जा रहा है, उसके हिसाब से देखो ना, PQ इज गोइंग इनसाइड। अगर PQ अंदर की तरफ जा रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। PQ अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। तो ये बोले जो V की वैल्यू ना, जब आप ना डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जाओगे, ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो फ्लक्स डिक्रीज हो, तो वेलोसिटी आपको लेना है नेगेटिव। समझ में आ रही बात। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप इस केस में ना V की वैल्यू को आपने ले लिया है, मतलब जो ये है माइनस V होगा, या अगर आपको लेना है dx बाई dt, तो यहां पे माइनस साइन दो या V के पहले माइनस साइन दो, कोई इशू नहीं है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, बस आपको समझ लो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं स्टेटमेंट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस रॉड PQ इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फ्लक्स एंड प्लस डिक्रीजिंग डिस्टेंस। जो x का वैल्यू है ना फ्रेम का, देखो जो x का वैल्यू वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना हिसाब से। यहां पे होगा तो x की वैल्यू डिसाइड हो गई थी, एज यू आर गोइंग दिस साइड x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई यू कंसीडर एज व्हाट, नेगेटिव वेलोसिटी। तो अब यहां पे EMF क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ये माइनस B है L है, ठीक है, लेकिन dx बाई dt की वैल्यू को क्या ले लिया आपने, माइनस B ले लिया। तो ये पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो EMF क्या आएगा, BLV आएगा। वेदर यू आर सॉल्विंग विद लेंज लॉ, यू आर सॉल्विंग विद फैराडेज लॉ, आपको आंसर आएगा सेम, कोई इशू नहीं है। अब ना डायग्राम पे हम आ जाते हैं कि मैंने ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्यों डिस्कस किया। तो अब क्वेश्चन ये कि ना इसमें ना डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, हाउ विल द करंट इंड्यूस इन दिस। सो बहुत सिंपल सा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का जो क्राइटेरिया है, आपको क्या करना है, थंब को, फोर्थ फिंगर को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करना है सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब फिर क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये फोर्थ फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, जितना वेलोसिटी इसको लेके जा रहा हूं ना, इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। तो अब देखो मिडिल फिंगर या सेकंड फिंगर किधर इंडिकेट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में करंट किधर जाएगा, ऐसा डाउन जाएगा। क्लियर। और जब ये करंट यहां पे आएगा तो इस पार्ट में करंट ऐसे जाएगा, इस पार्ट में करंट ऐसे जाएगा, इस पार्ट में करंट ऐसे जाएगा। अब ये सभी फ्रेम में करंट दिखाने की क्या जरूरत है, वो आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया होगा और क्वेश्चन में पूछेंगे कि उस रेजिस्टेंस के अंदर करंट कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पे फ्लो होगा। अब हो सकता है करंट ऐसे मिला आपको, ये करंट उल्टा भी मिल सकता। मान लो क्या करिए ना, कंडक्टर बाहर की तरफ जा रहा होता ना, दिस कंडक्टर विल मूव इन आउटसाइड या आउटवर्ड या राइट हैंड साइड, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा राइट साइड में होगा, तो करंट कैसे होगा, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे जाएगा। गॉट इट। सो डायरेक्शन ऑफ
flow of current will change if you change the direction of motion of conductor या direction of force acting on the conductor. अब यहां पे ना एक एडिशनल पॉइंट है, सो एडिशनल पॉइंट, और ये जो बात है वो आपको याद रखना है कि बी एल एंड बी ऑल थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब जो रॉड का लेंथ है ना, जैसा भी ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करना है, तो इसका लेंथ ऐसा होगा, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, शायद हो सकता है ऐसे. अब उसका जो मोशन होगा ना वो ऐसे होगा या ऐसे होगा. इस साइड में अप एंड डाउन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अगर ये अप एंड डाउन जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, या अगर ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर हो गया. तो अब उसका ऑप्शन यही बचा, टुवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू. तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाएगा तो क्या होगा, यू कैन सी दिस वन. आप ये एग्जांपल ले लो, लाइक अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो यू कैन सी कि अगर मैंने इसको ऐसा सेट किया है तो इट इज परपेंडिकुलर टू दिस ऑल्सो, perpendicular to this also. So it should be perpendicular to all, means all three should be perpendicular to each other. तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं. अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, छोटा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है, इफ पी क्यू ऑफर्स रेजिस्टेंस आर, तो करंट की वैल्यू क्या होगी. सो यहां पे इन्होंने क्या बताया, ये देखो, इफ पी क्यू ऑफर्स रेजिस्टेंस आर, ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा करंट फ्लोइंग थ्रू पीक्यू. तो पीक्यू के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो उसकी वैल्यू हमको मिल गई है मैग्नीट्यूड के टर्म में. तो क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन क्या होता है, रेजिस्टेंस. तो ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, बीएलवी है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, आर है. तो ये मिल गया. सेकेंड पॉइंट, नेसेसरी फोर्स, किसके लिए, टू पुल पी क्यू, मतलब कितने फोर्स से वो मूव कर रहा होगा. तो देखो फोर्स वाले का थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि ये अब ना वो वाला नहीं रहा है, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया. करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो उसके बाद फोर्स की वैल्यू क्या होगी. तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, आई होगा, लेंथ एल होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, फिर एक होगा साइन थीटा होगा. As far we understand, theta is angle between length and magnetic field. तो लेंथ करंट के डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में करंट होगा लेंथ विल बी अलोंग दैट. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. तो अब ना करंट ऐसे जा रहा है और लेंथ ऐसे होगा, करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. तो एंगल का वैल्यू कितना होगा, 90 होगा. तो थीटा 90 हो गया. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा विल बी 1. सो कोई इशू नहीं. सो ये F इज इक्वल टू करंट का वैल्यू क्या है, यहां पे लिखा आपने, करंट का वैल्यू क्या है, B है, L है, V है, अपॉन क्या कैपिटल R है. L की वैल्यू L रहेगी और B का वैल्यू B रहेगा. साइन थीटा 1 हो गया. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, ये क्या होगा, B स्क्वायर हो गया, L स्क्वायर हो गया, है ना, B स्क्वायर L स्क्वायर और V की वैल्यू V रहेगी, अपॉन क्या हो गया, कैपिटल R हो गया. ठीक है. अब जो है लास्ट पॉइंट, सो ये हो गया एक्सटर्नल पार्ट, इट होगा एक्सटर्नल पार्ट रिक्वायर्ड किसके लिए, टू मूव पी क्यू. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो नॉर्मली अगर आपको समझना है, जगह तो नहीं है बट मैं यहां पे बता देता हूं. ये देखो अगर आपने नॉर्मली देखा होगा, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम. ठीक है. सेकेंड चैप्टर में हमने किया था वर्क क्या होता है, पोटेंशियल इनटू वर्क अपॉन टाइम. ये पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है अपॉन टी. ये v हो गया, q का वैल्यू होगा i इंटू टी हो गया, अपॉन टी होगा, टी कैंसिल होगा तो क्या होगा v इंटू आई. ये v क्या है, ईएमएफ है. तो पावर क्या होगा, ईएमएफ इंटू करंट. करेक्ट. तो ईएमएफ की वैल्यू हमने निकाली ना, ईएमएफ की वैल्यू क्या, बीएलवी मिला हमको. ठीक है. और करंट की वैल्यू क्या मिली है, करंट की वैल्यू हमको मिला है बीएलवी अपॉन आर. ये बी है, एल है, वी बीएलवी अपॉन आर होगा. तो क्या हो जाएगा, बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, एल का भी स्क्वायर हो जाएगा, वी का भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया, आर हो गया. करेक्ट. ये हो गया पावर रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड टू मूव पी क्यू. या नहीं तो ना क्वेश्चन में होता है पावर डिसिपेशन. तो पावर डिसिपेशन के लिए भी ना आप ये सेम फॉर्मूले को यूज कर सकते हो. इज दैट क्लियर. सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब इसके ऊपर ना बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट और भी बेटर हो जाएगा. क्वेश्चन में है, फिगर शोज अ कंडक्टिंग रॉड पी क्यू. ये पी क्यू कंडक्टिंग रॉड है. इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल रेल्स आरपी एंड एसक्यू which are 25 centimeter apart, are in contact with the metal rail RP. RP और SP SQ के metal rail के कांटेक्ट में है
which are 25 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये रेज के बीच का सेपरेशन 25 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली PQ का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, मतलब लेंथ का वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, 25 इंटू 10⁻² मीटर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.4 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ये बोल के बहुत कंफ्यूज कर दिया, बट क्या है यूनिट देख के मुझे समझ में आ गया, टेस्ला यूनिट में, मतलब दैट होगा द मैग्नेटिक फील्ड बी। फिर क्या बोला है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो अब ये ना मैग्नेटिक फील्ड जो है ना एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ट की तरफ एक्ट हो रहा है ऐसा। ये एक्चुअली डायग्राम में दिया है, बट क्या है मैंने ड्रॉ नहीं किया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग विद द प्लेन ऑफ पेपर। फिर क्या बोला इन्होंने, एंड्स आर एंड एस आर कनेक्टेड थ्रू रेजिस्टेंस थ्रू अ 5 ओम रेजिस्टर। जो एंड आर और एस है थ्रू 5 ओम रेजिस्टर से कनेक्टेड है, तो कैपिटल आर का वैल्यू होगा 5 ओम। ये भी तो डेटा वाला ही पार्ट है। फिर क्या दिया इन्होंने, then they are saying what is the EMF when the rod moves to the right with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। EMF क्या होगा जब रॉड ना 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से राइट में मूव करेगा, तो V का वैल्यू क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ये इधर लिख लेता हूं मैं राइट। क्यों राइट लेना क्यों जरूरी है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड, है ना, ये पहला पॉइंट हो गया, व्हाट इज द EMF व्हेन द मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इन्होंने बोला है सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। मतलब अब बोल रहे हैं ना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा करंट का 5 ओम रेजिस्टेंस से जो फ्लो होगा, है ना, मतलब जो रॉड में करंट फ्लो होगा वही करंट इसके अंदर फ्लो होगा, बट डायरेक्शन का हम देख लेते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट क्या है, नेसेसरी फोर्स टू मूव PQ को मूव करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या हो गया, पावर जनरेटेड ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेस, मतलब इस केस में जो एक्सटर्नल सोर्सेस है कितना पावर जनरेट कर रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है, फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ वन क्या बोला है, इफ द रॉड मूव्स टू द लेफ्ट विद द सेम स्पीड व्हाट विल बी द न्यू करंट एंड इट्स डायरेक्शन। सो ये क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, एंड करंट की वैल्यू क्या होगी कब, इफ V इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ऑन लेफ्ट, है ना, ये ऑन लेफ्ट है लिख लेते हैं। ठीक है, ये ऑन लेफ्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जिनको हमें यूज करना है। तो विल स्टार्ट नाउ, देखते हैं कि किस केस में क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है ना, हम देखते हैं मोशन ईएमएफ का। तो देखो अभी ना जो क्राइटेरिया मोशन ईएमएफ का, ईएमएफ निकालना आपको, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, BLV। सबसे पहला बात है BLV ऑल थ्री शुड बी परपेंडिकुलर। तो देख लेते हैं कि ऑल थ्री परपेंडिकुलर है या नहीं है। ऑल थ्री शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, जो रॉड है वो कैसा है, PQ इस तरीके से, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो ही गए, करेक्ट। और क्या हो गया, जो वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके का कंडीशन हो गया, बराबर। सो ऑल थ्री ना ये ऐसा, यही था, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये रॉड का है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था। ऑल थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस इट सैटिस्फाइंग दैट कंडीशन। सो अब हम निकाल सकते हैं। तो B का वैल्यू कितना होगा, व्हाट्स द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.4 टेस्ला हो गई। एंड व्हाट्स द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर PQ का लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 इंटू 10⁻² हो गया, इंटू व्हाट्स द वेलोसिटी विद व्हिच इट इज मूविंग, ये है 5। ठीक है, तो अब अगर आप देखो ना 0.5 25 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² इंटू ये होगा 5 हो गया। तो 10 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना 50 इंटू 10⁻² हो गया। तो अब अगर इसको अरेंज करोगे तो कितना 0.5 वोल्ट हो गया। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये EMF की वैल्यू हो गई, करेक्ट, EMF इंड्यूस्ड। तो करंट का क्या फॉर्मूला, देखो अगर ना डायरेक्टली करंट पूछा है, अगर डायरेक्टली करंट पूछा है तो फॉर्मूला होगा BLV अपॉन कैपिटल R। अगर डायरेक्टली पूछा है, मतलब ना ये नहीं पूछा है ना, डायरेक्टली अगर पूछा है, नहीं तो क्या होगा, EMF आई करंट का वैल्यू होगा EMF अपॉन R। इसकी जरूरत नहीं है अभी, बट मैं आपको बता रहा हूं ताकि अगर कभी डायरेक्टली पूछ लिया तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। देन यू डोंट हैव टू गो लाइक दिस।
सो ईएमएफ कितना मिला हमको, ईएमएफ मिला 0.5, करेक्ट, 0.5 वोल्ट. एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस थ्रू व्हिच दिस करंट विल फ्लो, 5 ओम के थ्रू पूछा हुआ है ना, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस. तो ये कितना होगा, 5 हो गया. तो कैंसिल में कितना होगा, ये 0.1 एम्पियर हो गया. तो ये एक्चुअल में आंसर हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का, या ये सोल्यूशन में सेकंड वाले क्वेश्चन का निकाला है, और ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का. थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं ना फोर्स, है ना, फोर्स की वैल्यू निकालिए. तो फोर्स की वैल्यू फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें निकालना ही पड़ेगा. क्या फोर्स होता है ILB sin थीटा. एक तो ये है, यहां जो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, वो था B स्क्वायर था, L स्क्वायर है, V है अपॉन R है. तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कैलकुलेशन में, करेक्ट. तो अभी काम कर सकते हैं इसको, या नहीं तो आप, ठीक है चलेगा, यहां से इसे कर लेते हैं. तो ये क्या होगा, I का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला वैल्यू कितना, व्हाट इज द वैल्यू फॉर करंट, करंट का वैल्यू 0.1 एम्पियर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, ये कंडक्टर का लेंथ है 25 सेंटीमीटर ना, 25 इंटू 10⁻², है ना, मीटर में. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.4 टेस्ला, ठीक है, 0.4 टेस्ला. साइन थीटा का वैल्यू sin 90 हो गया ना बेसिकली. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, रॉड ऐसे है, तो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा उनके बीच का एंगल. तो अब अगर एक हिसाब से देखा जाए ना, तो ये क्या हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई, तो वही हो गया, ये कंडीशन 25 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 10 हो गया. तो ये 0.1 हो गया इंटू वो वैल्यू क्या होगा, ये 10⁻² रहेगा, तो क्या होगा 10 हो गया. अब 10 ना इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना होगा 1 हो गया, तो 10⁻², विच कैन बी रिटन एज 0.01 न्यूटन. मतलब इतना फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर. इज दैट क्लियर. या देखो ना, अगर मान लो इससे नहीं आप इस वाले से सॉल्व करते तो क्या करता मैं इसके लिए, इसके लिए भी क्राइटेरिया बहुत सिंपल था ना, हमने B लिया होता, L लिया होता, V लिया होता, अपॉन R, इसको साइड में लिखते हैं, करेक्ट, इनटू ये क्या होता, B और L ये वैल्यू साइड में. तो अब इसके हिसाब से भी देख लो कि अगर मान लो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ा कभी तो BLV अपॉन R का वैल्यू क्या मिला हमको, BLV अपॉन R का वैल्यू मिला 0.1. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना 0.4 है, फिर ये कितना है 25 इंटू 10⁻, कितना आएगा ये 2 आएगा. ठीक है. सो अब क्या होगा, यहाँ पे ये 25 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये क्या 10⁻². तो ये 0.1 और 10 का होगा 1 हो गया, तो 10⁻² न्यूटन, या बेसिकली 0.01 न्यूटन. मतलब सेम फोर्स आया आपको, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है. अब हम आ जाते हैं लास्ट वाला पॉइंट. लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है, आपको निकाला पार. पार का फॉर्मूला क्या होगा, एक तो था E इंटू आई, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये R होगा. समझने के हिसाब से अगर मैं इस मेथड से सॉल्व करूंगा कभी फ्यूचर में, अगर I का वैल्यू निकला रहेगा तो इसको हम ना BLV अपॉन R ऐसे लिख सकते हैं, इंटू क्या होगा BLV. है बोलने का मतलब तो वही हो गया, I का वैल्यू मिला है तो फिर वो हिसाब से सॉल्व कर लोगे. तो अब EMF का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर EMF का वैल्यू को मिला है 0.5, और करंट का वैल्यू कितना मिला है, करंट का वैल्यू मिला है 0.1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.05. तो इसका यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट वर्क अपॉन टाइम ना, तो वर्क होगा जूल पर सेकेंड, ये आपको लेना तो 0.05 वॉट हो जाएगा ये. इज दैट क्लियर. या अगर आपको इसके हिसाब से कैलकुलेट करना तो BLV अपॉन R की वैल्यू 0.5 हो गई, है ना, BLV अपॉन R की वैल्यू 0.1 हो गया, ठीक है, वहां तक आपने कैलकुलेट किया. सो फिर B का वैल्यू मतलब वैसे कैलकुलेट कर लिया है तो आप डायरेक्टली मिल जाएगा ना, आपको EMF और ये मिला है. अब मान लो कि आप ना करंट निकाल रहे हो, करंट निकाल लिया तो आपने EMF निकाला ही होगा. अगर नहीं निकाला होगा तो क्या करोगे, फिर आप B और LV की वैल्यू पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई करके आपको इतना ही मिलेगा. अब ना हमें क्या कंसिडर करना है, ये यहां पे था ना क्वेश्चन कि आपको करंट भी फाइंड आउट करना था, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना था. तभी देख लेते राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, बराबर. अब क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये इधर जा रहा है ना कंडक्टर, तो ऐसे हो गया. अब जो करंट होगा दैट विल गो अप लाइक दिस. तो करंट कैसे फ्लो होगा, सो यहां पे आपको बताना है, देयरफॉर इन PQ I flows फ्रॉम, करंट कहां से फ्लो होता है, I flows फ्रॉम, कहां से कहां फ्लो होगा, एक बार फिर से देख लो. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये फोर्स का डायरेक्शन ही है, तो करंट कैसे होगा, Q to P जाएगा ना. सो इन PQ I flows फ्रॉम Q to P एंड इन R रेजिस्टेंस में कहां से फ्लो होगा, रेजिस्टेंस में. तो मान लो करंट ना Q से P तक अगर गया तो ऐसा हो गया R to S आएगा, करेक्ट ना. सो एंड इन R
फ्रॉम कहां से होगा, R टू S हो जाएगा। क्लियर। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इसी से लिंक्ड है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आई इफ V इज 5 मीटर पर सेकंड ऑन द लेफ्ट। मतलब अगर ये कंडक्टर ना राइट में मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करने लगेगा, तो क्या होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो अभी ना थ्रू रेजिस्टेंस R, इसके अंदर से करंट, तो क्या होगा, देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अब फोर्स किधर होगा, समझो लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो करंट किधर होगा, P टू Q होगा। तो P टू Q होगा तो यहां से कहां से फ्लो होगा, S टू R। ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जो I की वैल्यू होगी ना, I जो I का होगा रिमेन्स सेम। ठीक है। बट फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां फ्लो होगा, फ्लोज फ्रॉम S टू R इन रेजिस्टेंस। ठीक है। ये एक चेंज होगा। तो जो I की वैल्यू है ना वो कितना मिलेगा, 0.1 एम्पियर ही मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हमने अब तक की है मोशनल ईएमएफ के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्लास में आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मोशनल ईएमएफ। थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, उनका जो कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं होगा, थोड़ा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।